नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर ठोकना है सभी के लिए, ठीक है भाई, क्योंकि हमारा चैनल ग्रोथ पकड़े और हमारी क्लास जो हो कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, क्लास जो हो कंटिन्यू चलती रहे, क्योंकि भाई मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब से मिलता है ना। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब से मिलता है। और इंग्लिश के टीचर जल्दी आपके आने वाले हैं, 1, 2 या 3 दिन में आपकी क्लास इंग्लिश की भी स्टार्ट होने वाली है क्लर्क वालों के लिए। ठीक है, क्लर्क वालों के लिए क्या हो जाएगी, इंग्लिश की आपको क्लास देखने को मिल जाएगी, टीचर आ जाएंगे। मैथ के भी, मैथ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, जीके भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, साइंस वाले हो सकते हैं आपको देखने को मिले। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 तो आ चुके हैं, थर्ड वाले को हम देखने वाले हैं। ठीक है, वो भी हम जल्द ही उसको भी देख लेंगे, कोई ना कोई टीचर मिल जाएगा। ठीक है, साइंस वाला। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चनों की ओर। आज जो होगा हमारा रहने वाला है थ्योरी बेस। हमने पता है आपके लिए कि हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी बेस यहाँ पर लेके आए हैं, क्योंकि अगर हमारी थ्योरी मजबूत होगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑप्शन बाई है, एमसीक्यू है, उनके लिए हम बिल्कुल धुआं करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर ठोको फिर। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट। तो बात करते हैं, जो आज हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है वैदिक साहित्य। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, वैदिक साहित्य पढ़ने वाले हैं। 1 नंबर भाई यहां से पक्का होने वाला है। कितना, एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन यहां से हमारा पक्का होने वाला है, एक क्वेश्चन। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन पक्का होने वाला है। तो फटाफट देखते हैं। तो बात करते हैं, पहले आते हैं, कौन आते हैं इसके अंदर, वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन आएगा। वैदिक साहित्य के अंदर वेद देखने को मिलते हैं। कितने वेद, और वेद कितने होते हैं ये तो आपको पता है, 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं भाई, 4 वेद होते हैं। अब चारों वेदों को यहां पर देखने वाले हैं, ऋग्वेद है ना, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो चारों के चारों वेद यहां पर हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनने ही वाला है, एक क्वेश्चन बनने ही वाला है। तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम देखते हैं किसके लिए, ऋग्वेद के लिए। किसके लिए भाई, ऋग्वेद के लिए। देखा है, इसमें देवताओं की स्तुति है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा देवताओं की स्तुति किसमें है, तो याद होना चाहिए किसमें है भाई, ऋग्वेद में। देवताओं के बारे में किसमें दर्शाया गया है, ऋग्वेद में आपको दर्शाया गया है। और बात करते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी वेद में मिलता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देवताओं की स्तुति कहां मिलती है, ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र जो है वो कहां से लिया गया है, ये भी अपने ऋग्वेद से ही लिया गया है। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, 2 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे आपके लिए। आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, पूरा बड़ा कर रखा है जो कि आपको बिल्कुल साफ साफ दिखे। बात करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ऋग्वेद ही देख रहे हैं। देखो बात करते हैं, इसमें कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। कितने भाई, 1000। ठीक है भाई, 1000 कितने हैं, 1000 है ना, 1028 सूक्त हो जाते हैं। वेरी इंपोर्टेंट भाई, वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन यहां से बनता है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो कितनी है भाई, 1028 सूक्त हो जाते हैं। और यही पूछ लेता है आपको, जो हमारे खिल्ले होते हैं, खिल्ले कितने हैं, कितने भाई, जो खिल्ले हैं वो कितने हैं, ऋग्वेद में खिल्लियों की संख्या कितनी है, तो ये कितनी हो जाती है भाई, 11 हो जाती है ऋग्वेद में खिल्लियों की संख्या। उसी प्रकार से आगे पूछता है कि मंडलों की संख्या इसमें कितनी है, क्या मंडलों की संख्या कितनी है, तो मंडलों की संख्या अपनी हो जाती है 10 भाई। तो 3 यहां पर क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028। ऋग्वेदों में खिल्ली की संख्या कितनी है, तो 11 है। और ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो भाई 10 होने वाली। याद हो गया ना, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई आपके लिए। बात करते हैं, 10 मंडलों में विभाजित है। फिर रखा है 10वें मंडल में पुरुषत्व। क्या है, पुरुषत्व, ध्यान रखना, पुरुषत्व। ठीक है, क्या चीज, जो पुरुषत्व है, पुरुषत्व है, उसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो 10वें मंडल में। कौन से, 10वें मंडल में आपको पुरुषत्व का जिक्र आता है। किसमें भाई, 10वें मंडल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा कि पुरुषत्व जो है उसका जिक्र कहां आता है, तो वह आता है 10वें मंडल में। ठीक है भाई, 6 क्वेश्चन यहां से बन चुके हैं। फिर रखा है, जिसमें 4 वर्ण हैं। अब पूछेगा कि भाई 4 वर्ण किस सूक्त में है,
किस मंडल में है, ठीक, किस मंडल में है, तो वह हो जाएंगे 10वें मंडल में। किसके अंतर्गत आते हैं, पुरुषोक्त के अंतर्गत आते हैं। अब वह 4 जो हमारे हो जाते हैं वर्ण, वो कौन कौन से हैं, इनको देखो। ब्राह्मण हो जाता है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। ट्यूशन आपसे इस प्रकार से भी बन सकता है कि यह बताइएगा ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो याद होना चाहिए कि 10वें मंडल में मिलता है, किसमें, ऋग्वेद में। और पूछेगा कि क्षत्रिय का उल्लेख किसमें है, ऋग्वेद भी दे सकता है डायरेक्टली और 10वां मंडल भी दे सकता है। तो क्वेश्चन यहां से इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र है, इन सभी का उल्लेख किसमें देखने को मिला है भाई, देखने को मिला है हमें ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 10वें मंडल में, ठीक है। आपको याद होना चाहिए किसके अंतर्गत आता है, तो पुरुषोक्त के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन यहां से ये बनेंगे। अब देख लेते हैं सेकंड वाला, कौन सा भाई, सेकंड वाला देखते हैं सामवेद। किसकी बात कर रहे हैं, अब कर रहे हैं यहां पर सामवेद की। यह गायन संबंधी वेद है। कौन सा है भाई, ये गायन, गायन संबंधी वेद हो जाता है, म्यूजिक संबंधी, ठीक है। तो बात करते हैं गायन सामवेद। अब कहते हैं ना कि शाम को क्या होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, है ना। तो मनोरंजन किससे होगा भाई, नाच गाने से, है ना। तो याद हो गया ना कि शाम को क्या करते हैं, नाच गाना होना चाहिए मनोरंजन के लिए। तो गायन हो जाएगा, गायन से संबंधित कौन सा वेद है, तो वो हो जाता है सामवेद। याद हो गया, याद हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें शामिल 75 सूक्तों को छोड़कर से सूक्त कहां से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो आपसे पूछेगा सामवेद में कितने सूक्त ऋग्वेद से नहीं लिए गए हैं, तो वह अपने कौन कितने हो जाते हैं भाई, 75 सूक्त हो जाते हैं। कितने भाई, 75 सूक्त यहां पर रहने वाले हैं। आगे देखते हैं, वहां पर कितने सूक्त थे ऋग्वेद में, ऋग्वेद में थे 1028। सामवेद में कितने हैं जो ऋग्वेद से नहीं ले रखे हैं, तो वो हो जाते हैं 75 सूक्त, ठीक है। इंपोर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट दरका है यजुर्वेद। क्या हो जाता है, यजुर्वेद। ये कैसा है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कर्म कांड प्रधान वेद कौन सा है, तो देख सकते हो यह कर्म कांड संबंधी वेद है। तो कर्म कांड प्रधान जो वेद है वो कौन सा है, यजुर्वेद हो जाता है। कौन सा, यजुर्वेद। ध्यान से याद करना है, वेरी इंपोर्टेंट है। यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनता है कि कर्म कांड प्रधान वेद कौन सा है, तो वह अपना हो जाएगा यजुर्वेद, ठीक है। इसको जो 2 भाग हैं, इसके भाग कितने हैं, 2। एक होता है कृष्ण यजुर्वेद, कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद, और एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो दोनों के दोनों आपको याद होना चाहिए कि कृष्ण यजुर्वेद या शुक्ल यजुर्वेद। पूछेगा कि जो यजुर्वेद है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, या फिर इनमें से कौन सा है, ये पूछ सकता है। तो नाम याद होना चाहिए, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और यह कैसा है, यह एक कर्मकांड प्रधान संबंधी वेद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो चौथा हमारा हो जाता है और लास्ट वेद हो जाता है वो है अथर्ववेद। कौन सा, अथर्ववेद। इसमें क्या देखने को मिलेंगे, इसमें जादू टोना से संबंधित है। ये किससे संबंधित है भाई, यह जादू टोना से संबंधित हो जाता है। याद कैसे करें, अथर्ववेद। अब जादू टोना है, कोई लाइन होती है लिखी हुई, है ना, वही तो याद करके जादू किया जाता है। उसका अर्थ हम बोलते कुछ है मगर उसका अर्थ क्या होता है, कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर जादू टोना में कुछ लाइनें होती हैं और उनका जो अर्थ होता है वो कुछ अलग होता है और हम पढ़ते कुछ अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जादू टोना की लाइनों का क्या होता है भी, अर्थ होता है। तो यहाँ पर आपको अथर्ववेद देखने को मिल जाएगा, अथर्ववेद को अर्थ कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा, जादू टोना संबंधित कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा अथर्ववेद। यह 20 कांडों में विभक्त है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो अथर्ववेद है उसके कितने कांड हो जाते हैं, तो हो जाते हैं भाई 20 कांड। कितने हो जाते हैं, 20 कांड हो जाते हैं। वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है भाई, अथर्ववेद कितने हैं, 20 कांड हो जाते हैं। और तथा इसमें जो सूक्तियां हैं वो कितनी हैं, 731 सूक्तियां हैं। कितनी, 731 सूक्तियां यहां पर हो जाती हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं अथर्ववेद से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। याद कराने की कोशिश करता हूं। अर्थ हमने जादू टोना का आपको ट्रिक बता दी है ना, अर्थ देखेंगे किसका, जादू टोने का। उसी प्रकार से यहां पर दे रखा है 20 क्या है, कांड हैं। तो कैसे याद करें, अर्थ,
अर्थ भाई क्या करेंगे, देना पड़ेगा, तो अर्थ 2 है ना, अर्थ 2, तो 2 से 2 मिलेगा और 0 आप लगा सकते हो, तो ट्रिक बन जाती है अर्थ 2, 2 से 20, 20 क्या हो जाएंगे, 20 हो जाते हैं कांड, और जो 331 है वो हो जाती है सुक्तियां, ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देखने को मिल जाते हैं वेदों से संबंध, जैसे कि हो जाता है सेकंड वाला। ठीक है, उपनिषद, उपनिषद किसे कहते हैं, पहली बात यह हमें नॉलेज होनी चाहिए कि उपनिषद है क्या। गुरु के समीप बैठकर एकांत में, कहां पर, गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाने वाली जो विधा का वर्णन जिन ग्रंथों में मिलता है, गुरु के समीप बैठकर एकांत में, सिर्फ गुरु और शिष्य ही बैठे हैं, बाकी कोई नहीं है, एकांत में सीखी जाने वाली जो विधा का वर्णन जिन ग्रंथों में होता है उन्हें क्या कहते हैं, उपनिषद की संज्ञा दी गई है। उन्हीं को क्या दी गई है भाई, उपनिषदों की संज्ञा दी गई है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो वह होती है 108। क्वेश्चन बनता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है भाई 108 होती है। क्वेश्चन यहां से सिर्फ यही बनता है, क्वेश्चन यहां से सिर्फ यही बनता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, तो याद होना चाहिए कितनी होती है भाई, 108 होती है। ठीक है, याद कैसे करेंगे, उपनिषद में आपको ऊ देखने को मिलेगा, इसको मैच कर देंगे यहां से, तो क्या बन जाएगा 8, 8 बन जाएगा, तो लास्ट में 8 वाला देख लेना, 108 आपका निकल आएगा। ठीक है, ट्रिक हमारी बन गई। आगे बढ़ते हैं। इनमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। इन जो हमारे ग्रंथ हो जाते हैं गुरु और शिष्य के एकांत में सीखी जाने वाली जो विधा हो जाती है, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या देखने को मिलती है, आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन देखने को दर्शाया गया है इन ग्रंथों में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया उपनिषद कितने होते हैं, उपनिषद किसे कहते हैं। अब देखेंगे थर्ड वाला जो हमारा हो जाता है पॉइंट, वो हो जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या होता है भाई, ब्राह्मण ग्रंथ हो जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों को सुगमतापूर्ण समझने के लिए किया गया है ना। जो हो जाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों की जो रचना है वो वेदों को सुगमता पूर्वक समझने के लिए किया गया है। सभी वेदों से जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सभी वेद जो हैं, चारों वेद जो हमारे हो जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, उनको क्या है, वेदों से जुड़े कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, उनको यहां पर देखना है जो एग्जाम में हमारे बन सकते हैं और बनते हैं। ठीक, तो बात करते हैं, यहां पर वेद दे रखा है और यहां पर ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे हैं, फिर यहां पर वेद दे रखा है और यहां पर ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे हैं। तो बात करते हैं, पहला हो जाता है यजुर्वेद, सॉरी ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को हम याद नहीं करेंगे, ऋग्वेद की ट्रिक मैं नहीं दूंगा, बाकी दूंगा तो जो बच जाएगा शेष वो क्या हो जाएंगे, ऋग्वेद हो जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद को ऐतरेय और कौन सा है ये, कौशितकी। ठीक है, कौशितकी और ऐतरेय ये ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं किसमें, ऋग्वेद के अंतर्गत। अब हम बाकी को याद करेंगे तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में आ जाएगा, बिल्कुल। तो बात करते हैं सामवेद। सामवेद, अब सामवेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है पंचविश। कौन सा है, पंचविश। अब यहां पर पंच में 5 कर दो, पंच में क्या कर दो 5, और विश में कर दो 20। क्या कर दो भाई 20। 5 और 20 लोग जो हैं वो क्या करते हैं, शाम को, और शाम में क्या था, गायन था, मतलब गायक की बात हो गई थी, गीतों की बात हो गई थी। ठीक है, तो यहां पर 5 या 20 लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होकर क्या सुनते हैं भाई, गाने सुनते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो शाम को 5-20 लोग इकट्ठा होकर क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। ठीक है भाई, याद हो गया ना। तो सामवेद में क्या आ जाएगा, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा। आगे देखते हैं, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो वो हो जाता है कौन सा, तैतरीय। कौन सा हो जाएगा, तैतरीय हो जाएगा, यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद। आगे देखते हैं, यजुर्वेद में कौन सा हो जाएगा, तैतरीय हो जाएगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं। अगले देखो, यह देखा है तुम्हारा अथर्ववेद। अथर्ववेद मतलब गोपन। हमने देखा था ना कि अर्थ कैसा होता है, अर्थ कैसे होता है, किसी भी
हम देखते हैं पद्यांश देख लेते हैं, कोई भी हमारा दोहा देख लेते हैं, उसमें क्या होता है, गोपन होता है, मतलब छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर अर्थ अर्थ कैसा होगा, गोपन होगा। तो याद हो जाएगा अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कैसा है, गोपन हो जाता है। आप इसका बस याद कर लीजिएगा कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होता है, तैतरीय होता है। बाकी जो बच जाएगा वो अपना किसका रह जाएगा, बाकी रह जाएगा अपना ऋग्वेद का। ठीक है, एक आपको याद करना है, बाकी कुछ याद करना नहीं है, 2 के तो मैंने आपको बता ही दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। चौथा वाला जो हमारा चौथा वाला जो हमारा हो जाता है, ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं पॉइंट। ठीक है, लिंक नहीं है, पॉइंट है। ठीक है, तो बात करते हैं पुराण। कौन सा हो जाएगा, पुराण। तो यहां पर पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है, 18 होती है। क्वेश्चन बनता है पुराणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो भाई 18 होती है। इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इनमें मुख्य हैं मत्स्य, विष्णु, नारद और वामन आदि। तो ऐसा कुछ नहीं बनेगा, ये फैक्ट आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, कि मत्स्य है, विष्णु है, नारद है या फिर वामन है, क्योंकि 18 क्या है, पुराण है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद होना चाहिए कितनी होती है भाई, 18 होती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में वो मिलता है रामायण। किससे, रामायण से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि रामायण की रचना किसने की थी, तो वो की थी महर्षि वाल्मीकि ने। किसने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और यह अयोध्या के शासक राम से संबंधित है। इस महान ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, किस भाषा में की गई है भाई, संस्कृत भाषा में की गई है रामायण की रचना। किसने की है, फैक्ट ये बनता है, क्वेश्चन यही बनता है। कौन सा, कि रामायण की रचना किसने की है, तो महर्षि वाल्मीकि ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो कि रामायण में जो राम थे, रामायण में जो राम थे वो कौन थे, वो एक ऋषि थे, है ना। ऋषि मुनि के यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक कह सकते हैं विधा कर रहे थे, है ना। विधा मतलब विद्या कहां से हासिल की थी, एक ऋषि के यहां से हासिल की थी। तो इस प्रकार से याद रखना कि महर्षि वाल्मीकि के यहां से ही की होगी इन्होंने विद्या की प्राप्ति। ठीक है भाई, बन जाएगा ना इस प्रकार से ट्रिक, बिल्कुल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये बताएगा महर्षि होगा वाल्मीकि होगा, वाल्मीकि होगा महर्षि होगा, है ना। इसमें कंफ्यूज अब आप नहीं होगे कि राम ने कहां पे की थी, किससे विद्या ली थी, तो महर्षि वाल्मीकि से ली होगी। ठीक है, इस प्रकार से याद हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, छठा वाला पॉइंट है अपना महाभारत। तो महाभारत से फैक्टर कौन सा बनेगा, इसकी रचना महर्षि देव व्यास ने, किसने, महर्षि देव व्यास ने की थी। कैसे याद करेंगे, अब महाभारत तो आपको पता है कुरुक्षेत्र में होता, और कुरुक्षेत्र कितना बड़ा क्षेत्र था ये भी आपको पता है ना। महाभारत कितने बड़े क्षेत्र में हुई थी, तो यहां पर क्षेत्र मतलब अभी कोई ये व्रत है, व्रत का ये क्षेत्र क्या होगा, यहां से यहां तक का, तो इसे क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। अगर आपको इतना पता है तो बस, महाभारत कितने क्षेत्र में हुई थी भाई, व्यास में हुई थी। तो यहां पर देव व्यास देखने को मिल जाएगा, यहां पर व्यास देखने को मिल जाएगा। किसने इसकी रचना की थी, देव व्यास ने की थी। कंफ्यूज खत्म ना, बिल्कुल याद हो गया। महाभारत को क्या कहते हैं, जय संहिता और सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। सत सहस्त्री संहिता, महाभारत को कौन कौन से नाम से जानते हैं, सत सहस्त्री संहिता और जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी रचना किसने की थी, देव व्यास ने। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो जय संहिता से और सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। और देख लेते हैं पॉइंट्स क्या और हैं। बस इतना ही पॉइंट्स लग रहा है मुझे, यहां से कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। अच्छा, कुछ पॉइंट यहाँ पर फैक्ट दे रखे हैं, इनको भी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, क्या पता यहाँ से पॉइंट आपको देखने को मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर जो बुक में दे रखा है एक एक को हम कवर करेंगे अच्छी प्रकार से। तो यहाँ की बात करते हैं, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इन दोनों में अंतर दर्शाया गया है। कुछ यहाँ से फैक्ट देखने को मिलेंगे जो आपको बताने वाला हूं। तो बात करते हैं ऋग्वैदिक काल, समाज और रहन सहन इनके देखने वाले हैं। तो ऋग्वैदिक की काल की बात करते हैं, तो समाज की व्यवस्था का प्रमुख आधार कर्म था। अब क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेद में जो समाज की जो व्यवस्था थी उसका मुख्य आधार क्या था, तो याद होना चाहिए क्या था, कर्म था। क्योंकि वहां पर कौन थे, देवता लोग थे। तो ये किस पर डिपेंड होते हैं, कर्म पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो कर्म आपको याद हो गया। बात करते हैं दास व्यवस्था प्रचलित थी। दास व्यवस्था जो थी वो क्या थी, प्रचलित थी। यहां पर
और समाज, यहां पर थोड़ा नीचे दिखता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहां रखा है समाज पितृसत्तात्मक था। कैसा था? समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, मतलब पितृ जो उसका बेटा है वही क्या करेगा? सत्ता हासिल करेगा, तब ठीक है। तो पितृसत्तात्मक था, किंतु स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? यहां पर ऋग्वेद में अच्छी थी। और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, विधवा विवाह भी होते थे, ठीक है। तो यहां पर ये इतने फैक्ट जाते हैं किसमें? ऋग्वेदिक काल में। अब देखेंगे किसमें? हम उत्तर वैदिक काल में देखने वाले हैं, जो कि आप यहां पर भी देख सको, यहां पर भी। जो पॉइंट है हमारा उत्तर वैदिक काल का वो है समाज में जाति प्रथा का आधार क्या था? जन्म हो गया, है ना, आधार का जन्म हो गया। जाति प्रथा वहां पर देखने को मिली, इसमें उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद में क्या देखने को मिला था? जाति प्रथा नहीं देखने को मिला था, इसमें आधार कर्म था। मगर यहां पर जैसे ही समाज में जाति प्रथा का आधार जन्म हो गया, मतलब जाति प्रथा यहां पर देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद देखो पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं रह गई, ठीक है। यहां पर स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, मगर पितृसत्तात्मक यहां पर भी थी, ठीक है। आगे देखो बाल विवाह के साथ मिलते हैं। बाल विवाह के यहां पर साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि बाल विवाह यहां पर होने लगे थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विवाह में गोत्र व्यवस्था की मान्यता मिली थी, है ना। जो विवाह होता है उसमें क्या होता है? गोत्र व्यवस्था को मान्यता मिली थी यहां पर, ठीक है। किसमें? उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है तुम्हारा पशुपालन मुख्य व्यवस्था था। किसमें? अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है यहां पर। अब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ गए, इसमें पशुपालन मुख्य व्यवसाय था तथा वाणिज्य व्यापार भी प्रचलित था। वाणिज्य व्यापार जो होता है वो क्या था? प्रचलित था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा हो जाता है ये कि मौद्रिक विनिमय का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जो मौद्रिक विनिमय होता है, वस्तु का लेन देन, वो यहां पर देखने को नहीं मिला। गाय विनिमय का साधन थी। गाय क्या थी? विनिमय का साधन थी, ऐसा प्रतीत होता है। कंफर्म नहीं है, प्रतीत होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां देखा है निष्क की चर्चा मिलती है। किसकी? निष्क की चर्चा किसमें मिलती है? अथर्ववेद में, ठीक है। ये ऋग्वेद की बात हो रही है, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद की बात हुई। ऋग्वेद में क्या देखने को मिलता है? यहां पर मौद्रिक विनिमय का कोई साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है। यहां पर सिर्फ गाय विनिमय का साधन ही ऐसा प्रतीत होता है कि होता हुआ होगा ऋग्वेद में, ठीक है। तथा निष्क की चर्चा मिलती है किसमें? ऋग्वेद में, जो संभवतः स्वर्ण मुद्रा थी। अब क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था? तो वो कौन सा हो जाता है? निष्क हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्क हो जाता है ऋग्वेद में स्वर्ण मुद्रा का नाम। किंतु विनिमय में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, लेन देन में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, यहां पर दे रखा है, मगर मुद्रा यहां पर थी। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलता है। तो वो देखने को मिलता है पशुपालन के साथ कृषि भी जीवन यापन का मुख्य आधार बना। पशुपालन तो था ही, कृषि भी थी, साथ में क्या हुआ? कृषि भी। पशुपालन तो था ही, साथ में कृषि भी जीवन यापन का आधार बन गया, ठीक है। यहां पर ओनली क्या था? पशुपालन था। ऋग्वेद में, उत्तर वेद में कृषि भी देखने को मिली। तथा इसकी बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वस्तु विनिमय का प्रचलन था। इसमें क्या था? वस्तु विनिमय का प्रचलन था। यहां पर वाणिज्य व्यापार भी प्रचलित था। यहां पर वाणिज्य व्यापार है, मगर यहां पर वस्तु विनिमय है। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु देना, दूसरी वस्तु लेना, मुद्रा का कोई लेन देन नहीं, ठीक है। किंतु निष्क और शतमान मुद्राओं के रूप में सामने आए। यहां पर भी निष्क देखने को मिले और शतमान मुद्राओं जो हैं ये भी देखने को मिले थे उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत, ठीक है। तथा वाणिज्य व्यवस्था में तेजी आई थी। यहां पर क्या आई थी? वाणिज्य व्यवस्था में तेजी आई थी। यहां पर से प्रचलित थी, मगर यहां पर क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी, प्रचलित हुई थी, ठीक है, तेजी आई थी। आगे देखिएगा, आगे की बात करते हैं, नगरीकरण की प्रवृत्ति सामने आई। यहां पर नगरीकरण जो नगर वो बनते हैं उनकी प्रवृत्ति यहां पर सामने आई थी उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद में ऐसा नहीं था। आगे देखते हैं, अब यहां पर देखते हैं प्रशासन के अनुसार देखते हैं कि ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या फैक्ट देखने को मिलते हैं। तो पहला हो जाता है वकीले प्रशासन जो होते हैं, कबीले प्रशासन का आधार थे। ऋग्वेद काल में क्या थे? कबीले थे। क्या थे? कबीले थे। तथा कबीलों के प्रधान को राजा
या फिर राजन कहा जाता था, सीधी बात है, ये कही जाएगा, ठीक है। तथा सभा तथा समिति प्रशासनिक इकाई थी। जो सभा और जो समिति थी वो क्या थी, प्रशासनिक इकाई थी। समिति में स्त्रियों को भी सदस्यता दी जाती थी। यहां पर जो समिति होती थी उनमें स्त्रियों को भी क्या देते थे, सदस्यता यहां पर थी, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, राजा या राजन के पास सलाहकार तथा मंत्रियों के रूप में जो अपने हो जाते हैं विद्वजन भी होते थे। मतलब मंत्रियों सलाहकार के रूप में राजा के पास क्या हुआ करते थे, विद्वान भी हुआ करते थे, ठीक है। तथा विदत तथा जन सैन्य समूह के रूप में सामने आए हैं। यहाँ पर जो विदत और जन होते हैं सैन्य समूह के अनुसार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर सैनिक वगैरह की स्थिति, एक प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे उत्तर वैदिक काल के अंदर के प्रशासन में क्या देखने को मिलता है। तो वकीलों कह रहा हूं मैं भी, है ना, कबीलों का विलय हुआ तथा कुछ कबीले अधिक शक्तिशाली हो गए। यहां पर ओनली क्या हुए थे, कबीलों के प्रशासन देखने को मिला था, मगर यहां पर कबीलों का विलय हुआ था। क्या हुआ था, एक दूसरे कबीले यहां पर देखने को मिले हैं, विलय होते हुए तथा अपने आप को शक्तिशाली बनाते हुए देखने को मिला था। तथा राजा और राजन की शक्ति में वृद्धि हुई थी, है ना, उत्तर वैदिक काल में। तथा सभा और समिति का महत्व घटा। जो सभा और समिति थी उनका महत्व क्या हुआ था, यहां पर घटा था। स्त्रियों की समिति की सदस्यता से पृथक किया गया। जो स्त्रियां थीं उनको समिति से अलग कर दिया गया था यहां पर, और ऋग्वेद में उन्हें मान्यता दी गई थी। तथा जनपद तथा महाजनपद के रूप में कबीलों के साम्राज्य के रूप में ग्रहण किया गया। कबीलों को क्या बना दिया गया, जनपद और महाजनपद यहां पर बना दिए गए। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहां पर लेक्चर हो जाता है वैदिक काल का। उसके बाद हम क्या देखेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये वगैरह यहां पर देखेंगे आगे की ओर, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, दबाकर ठोकना, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर ठोको, ठीक है, जो कि हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रोथ हो और आपको भी अच्छी प्रकार से प्रिपरेशन हो सके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर ठोकना, ठीक है। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।